बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है बर्न से रिलेटेड है। बर्न की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बर्न को जब हम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर चीज़ आती है कि हमारी बॉडी का वो कोई भी हिस्सा वो आग के ऊपर बर्न मतलब जला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये खाली फायर से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल इटियोलॉजीज आ जाती हैं जिसके थ्रू हमारी स्किन जोन सी है वो बर्न कर सकती है। फिर इनकी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, जो कि आगे साथ साथ जोन सी है वो फर्दर जस्टिफाई की जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेफिनेशन कि बर्न की डेफिनेशन है क्या। बेसिकली बर्न की डेफिनेशन के अंदर क्या आ जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ टिश्यू कॉन्टिन्यूटी। डिसोल्यूशन ऑफ जो नॉर्मल टिश्यू कॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व होना, इसके अंदर डिसोल्यूशन आ जाती है। एक प्रॉपर तरीके से तरतीब या अरेंजमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं रहती। वो किसके नतीजे के अंदर आती है, विच कॉन्सिक्वेंट ऑन थर्मल डैमेज। तो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि बेसिकली जो इसके अंदर लिंक होता है वो थर्मल हीट के साथ होता है, लेकिन हीट की भी मल्टीपल इसके अंदर टाइप्स आ सकती हैं। ठीक है, ओके, ऑन थर्मल डैमेज रिजल्ट इन दी, उसका नतीजा क्या निकलता है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। फाइनली फिर उसके अंदर क्या हो जाती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू जोन सी है वो अकर हो जाती है। ठीक है, अब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस बेसिकली क्या चीज़ है कि जब सडन डेथ होती है हमारे टिश्यू के अंदर, लेट्स सपोज दिस कि ये हमारा नॉर्मल दिस वन इज़ आवर नॉर्मल स्किन जो हमारी इसके अंदर आ जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो अरेंजमेंट होती है एपिथेलियल सेल्स की जोन सी लेयर होती है वो इस तरह से आपस में सारे के सारे सेल्स अरेंज हुए होते हैं। लेट्स सी दिस, अब ये क्या है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी ऑफ टिश्यूज़। क्लियर, दिस वन इज़ दी नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी ऑफ टिश्यूज़। और आपको पता है हर सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जोन सा वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जब कोई सडन डैमेज, कोई प्रेशर यहाँ पे आ गया या कोई सडन डैमेज स्किन के ऊपर आके अटैक करेगा तो नतीजे में क्या होगा कि नॉर्मल जो सी कॉन्टिन्यूटी ऑफ टिश्यू है दिस वन, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी इसके अंदर। और जब फाइनली यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ टिश्यू हो जाएगी तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सप्लाई उनकी नहीं हो पाएगी। इसके नतीजे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। और जब इस्कीमिया होगा और सडन टिश्यू डैमेज होगा तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या आ जाती है, नॉर्मल स्किन की लेयर्स आ जाती हैं। क्लियर, अब ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन, डिसोल्यूशन ऑफ टिश्यू कॉन्टिन्यूटी ऑन थर्मल डैमेज रिजल्ट इन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ये जब हमारी स्किन के अंदर सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं देन हम उसको बर्न का नाम दे देते हैं। क्लियर, अच्छा, अब अगर इटियोलॉजी को इसके अंदर देखा जाए कि इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी इटियोलॉजी आ सकती है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमें बर्न हुआ है। ठीक है, मोस्टली जो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा थर्मल आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न भी आ सकता है इसके अंदर, केमिकल बर्न आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सा इसके अंदर आ सकता है रेडिएशन। ठीक है, और इसके अलावा फ्रोस्ट बाइट इसके अंदर आ सकता है, और इसके अलावा जो सा इसके अंदर स्काल्ड आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मल्टीपल टर्म्स है स्काल्ड की, बाकी सबको तो आपको पता होगा। स्काल्ड की अगर बात करें कि जब हमारी हाथ जो सा किसी गर्म बॉडी को टच हुआ या हॉट वाटर जो सा इसके अंदर डिप हुआ उसके नतीजे में जो सी बर्निंग होती है उसको आप स्काल्ड का नाम दे देते हो। क्लियर, ओके, ये आ गई इसकी एटियोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले
दिस वन इज़ पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि इंजरी टू एयरवे, इंजरी टू एयरवे की अगर बात करें कि आपका जौन सा एयरवे है उसको इंजरी किस तरह से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर आ सकता है हॉट गैसेस। अब हॉट गैसेस जब आपने इनहेल की है, आपकी माउथ एयरवे जो है वहाँ से पास आउट होके जा रही हैं, तो हॉट गैसेस के नतीजे में आपके कौन कौन सा पार्ट जो है माउथ का डैमेज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेट आ सकते हैं, ये इसके अंदर डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा नेज़ल म्यूकोजा, उसके अलावा जो है इसके अंदर टंग की जो सी लेयर है, अपर लेयर, वो भी इसके अंदर स्वेल कर सकती है, ठीक है। बेसिकली ये रिलेट कर रहा है अबव दी लेरेंक्स, लेरेंक्स से ऊपर तक, अबव दी लेरेंक्स। तो लेरेंक्स से ऊपर जितनी भी है वो हॉट गैसेस उसको क्या कर सकती है, डैमेज या बर्न कर सकती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सारे की सारी पैलेट, नेजल म्यूकोजा एंड टंग, इनकी जोन सी अपर म्यूकोजल लेयर है। लेट्स वॉच दिस वन। अब ये आपका बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी कैविटी है, ठीक है। दिस वन इज़ योर कैविटी। अब ये आपका रूट जो सा जा रहा है वो नेज़ल रूट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हॉट गैसेस जो सी हैं आपके माउथ में से पास आउट करेंगी, लेट्स सी दिस वन, तो आपका ये वाला जो सा पार्ट, दिस वन इज़ योर पैलेट। दिस वन पैलेट का दूसरा नाम क्या है, रूफ ऑफ माउथ, इसको माउथ की छत का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसकी जो सी म्यूकोजल लेयर है वो स्वेल कर सकती है, ठीक है। या फिर आपकी जो सी टंग है, दिस वन इज़ योर टंग, इसकी जो सी म्यूकोजल लेयर है वो भी क्या कर सकती है, स्वेल कर सकती है हॉट गैसेस के नतीजे के अंदर, ठीक है। तो ये हॉट गैसेस जो सी है अबव दी लेरिंग्स तक महदूद रहती है, जिसके अंदर म्यूकोजल लेयर जो सी है वो स्वेल कर जाती है और आपका एयरवे टोटली ब्लॉक हो जाता है। क्लियर, हॉट गैसेस। सेकेंड वन जो इसके अंदर आ सकते हैं वो है स्टीम। स्टीम की अगर बात करें तो स्टीम किसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है, इवेपोरेशन के नतीजे के अंदर प्रोड्यूस होती है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो अब स्टीम जोन सी है वो बेसिकली मोस्टली जो डैमेज करती है आपका लोअर जोन सा एयरवे है उसको जाके डैमेज कर सकती है। लेट्स सी दिस कि ये आपका लोअर एयरवे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जब आप लोअर एयरवे की बात करते हो तो इसके अंदर मोस्टली आपकी जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो आपके लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व इसके अंदर हो सकते हैं। दिस वन इज़ योर लंग्स। ये लंग्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से, लेट्स सी दिस कि ये आपका दिस वन, ये आपका ट्रेकिया आ रहा है। ट्रेकिया आपको पता है जब आगे फर्दर मूव करता है तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। एक को आप राइट ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हो और एक को आप लेफ्ट ब्रोंकाई का नाम देते हो। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टीम जोन सी है मोस्टली लोअर एयरवे जोन्स है। लेट्स सी दिस कि ये जोन सा आपका ब्रोंकाई है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है, इसकी जोन सी एपिथीलियम की लेयर होती है। लेट्स सी दिस, इसकी एपिथीलियम की लेयर जोन सी होती है वो एपिथीलियम से क्या हो जाती है, डिटैच। पहले वो इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। जब स्टीम आके इसको बर्न करेगी तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी फ्रॉम दी वाल्स ऑफ ब्रोंकाई। तो ये जब लेयर ऊपर की तरफ आ जाएगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल जोन सा पैसेज वे है ये नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके नतीजे में भी ब्लॉकेज हो सकती है। तो स्टीम बेसिकली क्या काम करेगी, डिटैच दी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम फ्रॉम
ब्रोनकाई। तो ब्रोनकाई की जो सी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, स्टीम उसको जाके क्या कर देगी, डिटैच कर देगी। क्लियर? ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कि किस तरह से उसको डिटैच किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड वन जो इसके अंदर आ सकता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, वो ये आ सकता है कि लेट्स सी दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सायानाइड। ये सायानाइड ग्रुप आ गया। अब हाइड्रोजन एंड सायानाइड, ये इनका बेसिकली लिंक करते हैं एसिड के साथ। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या चीज़ कॉज करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जोन है वो करवा सकते हैं या करवा देते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, अब आपको पता है कि दोनों जोन से पॉइजनस जहरीले गैसेज हैं। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जोन से, लेट्स सी दिस वन इज योर आरबीसी, ये दरमियान में हीमोग्लोबिन आ गया। ये अब हीमोग्लोबिन के साथ आपको पता है कि ऑक्सीजन जोन सा वो क्या करती है, बाइंड करती है। दिस वन इज योर ऑक्सीजन, जो कि किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ। राउंड अबाउट 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हो तो ये क्या काम करेगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिटैच करेगी और खुद उसकी जगह जाके अटैच हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह पे जाके अटैच हो जाएगी और इसकी जो सी बॉन्डिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 10 टाइम्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कि ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगी और खुद उसकी जगह जाके अटैच हो जाएगी। अब जब ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट करेगा तो ऑक्सीजन की जगह क्या सप्लाई हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह से आपको सफोकेशन होगी और जिसके अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 10% से ज़्यादा है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का भी नाम CO जो सा उसके अंदर आ जाती है। तो अगर 10% तक कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो ये आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है। अगर इसका लेवल 60% तक इंक्रीज़ कर चुका हुआ है तो जब 60% तक इंक्रीज़ कर जाएगा तो आफ्टर दैट आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर डेथ हो जाएगी। अब फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया है तो आप फ़ौरन प्योर ऑक्सीजन जोन है वो आप उसको सप्लाई करते हो, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। क्लियर? अच्छा, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन सायानाइड। सिंपल वर्ड्स के अंदर हाइड्रोजन सायानाइड क्या काम करते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर हाइड्रोजन सायानाइड CN, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही होती है उसके साथ जाके अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करता है और उसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड का लेवल जो सा वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये जोन्स है ये भी हाइड्रोजन सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर बर्न जोन सा वो कॉज कर सकती हैं। ठीक है। ये होगी तीसरी, पहली हॉट गैसेस स्टीम, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सायानाइड। ठीक है। चौथा जो इसके अंदर चीज़ आ जाती है वो चौथी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी वो लेट्स सी दिस इनहेलेशनल इंजरी। इनहेलेशनल इंजरी की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन ऑलरेडी उसका नेम मेंशन कर रहा है कि आपने कोई चीज़ इनहेल किया है। अब इसके अंदर क्या चीज़ इनहेल हो सकती है, स्मोकी पार्टिकल्स। जिस तरह अगर कोई शोला आपके अंदर चला गया एयरवे के थ्रू या कोई कोयला वगैरह या इस तरह का उसका पीस कोई अंदर चला गया एयरवे के थ्रू तो उसको इनहेलेशनल स्मोकी पार्टिकल्स का नाम दिया जाएगा। लेट्स सी दिस कि ये एक पार्टिकल्स जो है एक कौन सा स्मोकी पार्टिकल है। ठीक है। अगर ये आपकी एयरवे के अंदर चला जाता है तो एयरवे से सीधा मोस्टली इसके चांसेस होते हैं
कि वो लंग पैरेन्काइमा जोन्स है उसको जाके डैमेज करे। अब लेट्स सी दिस, जब वो सीधा लंग पैरेन्काइमा के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जाके बेसिकली क्या होगा, लेट्स सी दिस कि दिस वन इज़ योर लंग्स, क्लियर। ये यहाँ से आया और आपकी लंग पैरेन्काइमा के अंदर सीधा स्मोकी पार्टिकल्स चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये लंग पैरेन्काइमा के अंदर जाएगा तो लंग की जौन सी दीवारें हैं, दिस वन, ये जौन सी दीवारें हैं, लेट्स सी दीज आर दी वॉल्स ऑफ योर लंग्स। अब लंग की जौन सी दीवारें हैं वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, केमिकल न्यूमोनाइटस, केमिकल न्यूमोनाइटस का उसको नाम दिया। नाइटस आइटस जिसके भी एंड पे वर्ड आया इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का तस्करा हो रहा है। और न्यूमो मीन कि लंग के जोन से पैरेन्काइमा है उसके अंदर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो चूंकि वो स्मोटिक की पार्टिकल के थ्रू हो रही है, सो देयरफॉर दिस वन इज कॉल्ड केमिकल न्यूमोनाइटस, क्लियर। उसके बाद जोन से जब न्यूमोनाइटस होगा तो आपको पता है यहाँ पे करके क्या होते हैं, एल्वियोलाई सैक होते हैं, एल्वियोलाई की थैलियाँ होती हैं हर एक के अंदर, कि ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स और ब्रोनक्यूल्स के बाद एल्वियोलर सैक। अब एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। एडिमा मीन कि उसके अंदर सारा का सारा लिक्विड मटेरियल जोन से है वो सैक उसके साथ बढ़ जाएगा, क्लियर। दिस वन इज एडिमा। न्यूमोनाइटिस के नतीजे में क्या होगा, जाहिर बात है जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में सैक के अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। जब एडिमा होगा तो वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जोन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब गैशियस एक्सचेंज कम होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल निमोनिया हो जाएगा, क्लियर। तो आपको इसके अंदर निमोनिया होने के चांसेस जोन से हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये रिलेट करता है इनहेलेशनल इंजरी। ये आ गई चौथी पैथोफिजियोलॉजी। लास्ट वन जो इसके अंदर आ जाती है वो रिलेट कर रही होती है एस्चार के साथ। कभी कभार ऐसा होता है कि फुल थिकनेस जोन सी है आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग हो जाती है, फुल थिकनेस। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर स्टार मतलब आपकी स्किन जोन सी है मोटी मोटी जोन सी है वो उसके ऊपर हो जाती है, ठीक है। अब फिर उसके स्टार बनने के नतीजे में, अब लेट्स सी अगर स्टार जोन से आपकी रिब्स के ऊपर बन चुका हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैकेनिकली आपकी जोन सी मूवमेंट होगी, लेट्स सी दिस, मैकेनिकल जो रिब्स की मूवमेंट होगी उसके अंदर आपको क्या होगी, दुश्वारी होगी। मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ रिब्स वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो फिर इसके नतीजे के अंदर आपने क्या करना होता है, एस्टेरोटमी करनी होती है, ठीक है। एस्टेरोटमी के अंदर क्या करेंगे, जो स्टार बना होगा उसको आपने रिमूव करना होता है, क्लियर। तो ये एस्टेरोटमी जोन सी है स्टार के नतीजे में की जाती है। तो ये 5 जोन सी टर्म्स हैं वो रिलेट कर रही होती हैं पैथोफिजियोलॉजी के साथ, क्लियर। अच्छा, तो ये इसकी आगे पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है वो है क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस मोस्टली इतने ख़ास इसके अंदर रिलेट नहीं करते। क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें तो लेट्स सी क्लिनिकल साइंस के अंदर क्या आएगा, मोस्टली इसके अंदर आ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस जगह पे बर्न हुए आपको वहाँ पे क्या होगी, पेन। पेन अमूमन रिलेट करती है सेकंड डिग्री ऑफ बर्न के साथ। जब आपको सेकंड डिग्री ऑफ बर्न हुआ है तो आपको वहाँ पे पेन हो सकती है, क्लियर। सेकंड वन पे कि अगर फ्लूइड लॉस हो चुका हुआ है तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, शॉक, बर्न शॉक जो है हाइपोवोलेमिक शॉक कह लो या बर्न शॉक, वो इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो इसके अंदर आ सकता है कि बर्न वुंड जोन है वो इसके अंदर बन सकता है। ये 3 बेसिकली क्या आ जाते हैं, क्लिनिकल साइंस आ जाते हैं किसके, बर्न के, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टेप आ जाता है वो है मैनेजमेंट।
क्योंकि पेशेंट आपके पास आ चुका हुआ है हॉस्पिटल में या फिर ऑन द स्पॉट अगर आप प्रेजेंट हैं तो आपने उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। फर्स्ट ओके, मैनेजमेंट के लिए अगर बात करें तो उसके लिए एक प्रॉपर जॉन से आ जाएगा। लेट्स सी दिस। मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है बर्न के पेशेंट की। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, इमीडिएट केयर एंड रिससिटेशन। केयर एंड रिससिटेशन कि फ़ौरन अगर आपने देखा है कि बर्निंग हुई है किसी को तो आपने उसकी केयर फ़ौरन किस तरह से करनी है। अच्छा, उसके अंदर अब दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इमीडिएट केयर एंड रिससिटेशन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला जो इसके अंदर आ जाता है इमीडिएट केयर और रिससिटेशन के अंदर जो पहली चीज़ आ जाएगी वो ये है कि आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हम देखते हैं कि किस तरह की बर्निंग है। अगर तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल बर्निंग है, इलेक्ट्रिकल, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो उसका सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है, उसको आपने क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपने उसको जो सा जिसको पेशेंट को भी बर्निंग हुई है आपने सोर्स स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद सोर्स से आपने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, सोर्स से रिमूव करने के बाद आपने देखना है उसका कॉन्शियस लेवल। अगर तो वो कॉन्शियस है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो कॉन्शियस लेवल उसका मेंटेन नहीं है तो आपने उसका क्या करना है, सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो देन आपने उसका सीपीआर करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, अगर स्कार्ड है या फायर बर्निंग है तो इसके नतीजे में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन फायर जोन सा होगा उसको आपने क्या कर देना है, एक्सटिंग्विश द फायर। आग जोन सी है आपने सबसे पहले उसके अंदर बुझा देनी है, एक्सटिंग्विश फायर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन जो आपने इसके अंदर करना है कि पेशेंट की आपने क्या चेक करनी है, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्सा बर्न हो चुका हुआ है उसके ऊपर आपने कोल्ड वाटर जोन है वो अप्लाई करना है एवरी 3 मिनट्स। 3 मिनट का गैप दे के हर 3 मिनट बाद आपने इसके ऊपर कोल्ड वाटर या क्लीन वाटर जोन सा वो अप्लाई करना है ताकि बर्निंग जोन से उसको कम किया जा सके। स्कार्ड एंड बर्न फायर इलेक्ट्रिकल आ गया। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो केमिकल आ जाता है। अब केमिकल की अगर इसके अंदर बात करें तो केमिकल को भी आपने सेम केमिकल को रिमूव करना है, उसके बाद उसको वाटर के साथ क्या करना है, सॉफ्ट करना है या क्लीन करना है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर फिनॉल की जोन सी है, फिनॉल केमिकल जोन सा है, अगर उसकी स्किन के ऊपर बर्निंग हुई है तो उसके नतीजे में आपने क्या करना है, वाटर उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना बल्कि पॉली इथिलीन ग्लाइकोल के साथ आपने उसको क्या करना है, इरिटेट करना है। इरिटेशन मतलब वो करना है उसके साथ पॉली इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। क्लियर, तो ये बेसिक आ जाती है इमीडिएट केयर एंड रिससिटेशन। अब ये 3 जो सी चीज़ें हैं उनको मिला के जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है प्री हॉस्पिटल केयर का। या आप सारी की सारी क्या कर रहे हो, प्री हॉस्पिटल केयर। मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले पहले आपने ये सारे स्टेप्स जो से हैं, अगर आप ऑन दी स्पॉट मौजूद हैं तो ये आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं कि इलेक्ट्रिकल हुआ है देन क्या करना है, बर्न हुआ है, फायर हुआ है देन आपने क्या करना है, अगर केमिकल हुआ है तो देन आपने क्या करना है। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट वन, पहला स्टेप था इमीडिएट केयर एंड रिससिटेशन के अंदर प्री हॉस्पिटल केयर। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। कि आपने ये सारा तो कर लिया, प्री हॉस्पिटल केयर कर ली, उसके बाद जब आप हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो एक तो आपने ये देखना है कि प्रॉपर केयर के साथ आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। सेकंड वन, अगर मोस्ट प्रोबेबली आपने ये करना है कि उसकी जौन सी आईवी लाइन है वो आप फ़ौरन जौन सा आईवी लाइन वो इसके साथ अटैच कर दो। क्लियर। उसके बाद जो इसके अंदर आ सकते हैं कि अगर आप ये देख रहे हो कि एक वो बंद कमरे के अंदर उसको बर्निंग हुई है, ये फाइट वगैरह या जो भी आग वगैरह लग गई है, उस नतीजे के अंदर आपने इसको क्या करना है, ऑक्सीजन जौन सी है वो इसके साथ अटैच कर देनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्लियर। और नेक्स्ट वन कि जौन सा पार्ट, जो भी पार्ट या अगर लेग का पार्ट है या जो भी पार्ट बर्न हुआ है उसको आपने क्या कर देना है, ब्लैंकेट या एक क्लीन शीट के साथ क्या कर देना है, आपने उसको कवर कर देना है। क्लियर हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन जो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के स्टेप के अंदर आ जाता है कि अगर लिम्स की, अपर लिम्ब या लोअर लिम्स की बर्निंग हुई है तो उसको आपने क्या कर देना है, उसकी एलिवेशन कर देनी है। उस एलिवेशन का फ़ायदा ये होगा, एक तो वहाँ पे स्वेलिंग जोन सी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, और दूसरा जोन से फिज़िकली भी वो एक्टिव रहेगा। ठीक है। तो स्वेलिंग और पेन जोन सी है ये दोनों उसके नतीजे में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी अगर आप लिम्स को एलिवेट कर दोगे। तो ये आ जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाता है। अब ये प्री हॉस्पिटल केयर और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों मिला के क्या बनता है, इमीडिएट केयर एंड रिससिटेशन के ऑन द स्पॉट आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हॉस्पिटल केयर का आ जाता है। ठीक है। अब हॉस्पिटल केयर की अगर बात करें कि पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल आ चुका हुआ है, हॉस्पिटल केयर। अब हॉस्पिटल केयर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, तीन चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी है। एक तो आपने देखना है कि डेप्थ ऑफ बर्निंग कितना है। ठीक है। उसके बाद TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना डैमेज हुआ है। थर्ड वन जो इसके अंदर आपने देखना है, उसके अंदर आपने टाइम, टेम्परेचर देखना है और सोर्स देखना है कि आइदर इनहेलेशनल सोर्स तो नहीं है, आइदर इलेक्ट्रिकल या जो भी है वो आपने ये तीन जोन से हैं सबसे पहले देखने हैं हॉस्पिटल केयर के अंदर, ये तीन स्टेप देखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगर तो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज है तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपने ABCDEF, ए मीन एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, और ये आपने देखना है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज, उसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और उसके बाद फ्लूइड रिससिटेशन। ये 6 चीज़ें जौन सी हैं वो उस बंदे को ऊपर आपने अप्लाई करनी है जो बंदा क्रॉनिकली या टू मच जिसको डैमेज हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जौन सा आ जाता है इसके अंदर वो है सबसे पहले एयरवे, जो मेन इसके अंदर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसका एयरवे चेक करना है। अगर कोई स्मोकी पार्टिकल या इनहेलेशनल इंजरी है या बर्निंग है तो वो स्मोक पार्टिकल आपने फ़ौरन पार्टिकल रिमूव करना है। ठीक है। उसके बाद आपने फ़ौरन क्या करनी है, ETT, एंडोट्रेकियल ट्यूब जोन सी है वो आपने पेशेंट के माउथ के अंदर पास आउट कर देनी है। ठीक है। अच्छा, तो ETT तब तक मतलब ETT कब तक हम पास कर सकते हैं, तब तक जब तक म्यूकोजल स्वेलिंग जोन सी है, जो म्यूकोजा टंग का या एयरवे का, अपर एयरवे का म्यूकोजा स्वेल हो चुका हुआ है, ताकि जब तक वो स्वेलिंग जोन सी है रुक नहीं जाती या बैठ नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपने ETT पास करके रखनी है। ठीक है। तो ETT पास अमूमन जो इसका टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 48 आवर्स होता है। 48 2 दिन बाद जो सा ये स्वेलिंग जो सी है अपर एयरवे की वो कम हो जाती है। क्लियर।
तो 48 घंटे तक ईटीटी पास करके रखनी है। क्लियर। उसके बाद अगर ईटीटी पास नहीं हो पा रही तो अगला स्टेप क्या है इसके अंदर, अगर ईटीटी पास नहीं हो पा रही तो आपने इसकी क्या करनी है, क्राइकोथायराइडोटमी करनी है। मतलब अगर अपर एयरवे ब्लॉकेज हो चुका हुआ है तो आपने यहाँ से क्राइकोथायराइडोटमी करनी है और उसके थ्रू ट्यूब जो सी आपने इंसर्ट कर देनी है। क्लियर। तो अमूमन जो स्वेलिंग का टाइम होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न टू द टाइम ऑफ स्वेल वो 4 to 24 आवर्स, इसके दौरान जो सी है वो आपकी सारी की सारी म्यूकोजल स्वेलिंग जो सी है वो हो सकती है। तो ये 4 से 24 घंटे के से पहले जो से आपने ईटीडी पास करनी है। अगर ईटीडी पास नहीं हो पा रही तो देन आपने अगला स्टेप करना है, क्राइकोथायराइडोटमी के ऊपर जाना है। क्लियर हो गया। ये आगे इसका एयरवे आपने स्टेबल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, एक मिनट, नेक्स्ट क्राइकोथायराइडोटमी होगी, एयरवे आपने चेक कर लिया। अगला स्टेप जो इसके अंदर आएगा वो आएगा ब्रीथिंग का। आपने ब्रीथिंग चेक करनी है। अब ब्रीथिंग के अंदर आपने ये देखना है कि आइदर डैमेज जोन से वो कहाँ तक हुआ है, कि माउथ या फेस तक कितना डैमेज है, आइदर नोज के जोन से हेयर है वो लॉस तो नहीं होगे, ठीक है, या फिर पैलेट अपर एयरवे आप कह लो सिंपल वर्ड्स के अंदर वो कितना डैमेज हुआ है। इन तमाम, या फिर नेक तक तो नहीं चला गया, डीप तो नहीं डैमेज हो गया। इन तमाम के नतीजे में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि नेबुलाइज़र आपने पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा आप ऑक्सीजन जोन से वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो गई है तो आप फिर टी पीस का भी सहारा ले सकते हो। टी पीस आपने माउथ के साथ जो लगता है, ठीक है, या फिर फेस मास्क उसका भी सहारा लेकर एयरवे जोन सा उसको, ब्रीथिंग जोन सा उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक नेक्स्ट S4 अगर बना हुआ है, अगर S4 बना हुआ है तो S4 के नतीजे में आपने क्या करनी होती है, एस्टेरोटमी जो सी है उसके नतीजे में आपने करनी है। क्लियर। तो ये 4-5 चीज़ें जो सी है अगर ब्रीथिंग मेंटेन नहीं है तो ये उसके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है जो आपने उसको प्रोवाइड करना होता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन जो इसके अंदर आ जाता है, ये बेसिकली आपने एयरवे और ब्रीथिंग जो सी है उसको आपने मेंटेन रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने देखना है, ये सारी की सारी मैनेजमेंट चल रही है कि पेशेंट आपके पास आया और आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। उसके बाद आपने असेसमेंट करनी है बॉडी की, असेसमेंट। अब असेसमेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपने ये देखना है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया और दूसरा डेप्थ ऑफ बर्निंग, कि बर्निंग कितनी गहराई के अंदर है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हो चुका है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, असेसमेंट के अंदर TBSA के अंदर 2 तरह के रूल आ जाते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अंदर 2 तरह के रूल आ जाते हैं। ओवरऑल तो सवाल ये पैदा होता है कि हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को जौन सा फ्लूइड थेरापी करनी होती है उसकी, वो बेसिकली इस मेजरमेंट की बेस के ऊपर होती है, ठीक है। अब टोटल बॉडी सरफेस एरिया की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 2 तरह के बेसिकली रूल आ जाते हैं। एक वेलस रूल ऑफ 9 आ जाते हैं और एक जौन सा है लुंड्स एंड ब्रांड रूल आ जाते हैं। ये 2 रूल जौन से है वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब वेलस रूल ऑफ 9 सिंपल अगर इसके अंदर बात करें तो वेलस रूल ऑफ 9 जौन सा है वो इसके अंदर जौन सा आ जाता है कि 9% के अंदर आपने इसको डिवाइड करना होता है। यार मैं थक गया हूँ।